गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। बिहार स्पेशल में हमने एक वीडियो पढ़ा था, उसी का पार्ट 2 है, उसी का दूसरा वीडियो है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। सभी वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होता है, तो जाके आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे थे, बिहार का बेसिक परिचय पढ़ा था, कौन कौन प्रमंडल है, कौन वो देखे थे, कितने ज़िले हैं, उससे कितने राज्य टच करता है, कितने देश टच करता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। तो देखिए, किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमें दो स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वैसा स्रोत होता है जो खनन से प्राप्त हो, जो उत्खनन से प्राप्त हो, यानी जमीन के अंदर से प्राप्त हो। और साहित्यिक स्रोत वैसा स्रोत जो साहित्य के रूप में हो। समझ गए, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघास्थनीज का इंडिका, रामायण, समझ गए, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र, ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो अब हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार। प्राग ऐतिहासिक कालीन किसको कहते हैं? वैसा काल जिसमें घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, यानी वैसा काल जिसमें क्या घटना घटा उसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता, उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल बिहार का कौन कौन सा स्थान से उसका प्रमाण मिला है? तो मुंगेर से मिला है, नालंदा से मिला है और वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण से मिला है। उसके बाद नवपाषाण युग में कहाँ से मिला है? चिरांद से मिला है। चिरांद कहाँ है? सारण में पूछ देता है, कई बार बीपीएससी पूछा है। चिरांद कहाँ है? सारण में। चेचर से मिला है, चेचर वैशाली में है। उसके बाद नेनुआर से मिला है, वे कहाँ है? रोहतास में है। उसके बाद ताराडीह से मिला है, वो गया में है। और मनेर कहाँ है? पटना में है। तो इतना जगह से मिला है क्या चीज़? नवपाषाण युग। समझ गए, चिरांद, चेचर, सेनुआर, ताराडीह और मनेर। अब चलते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग कौन कौन संबंधित है? सोनपुर है, ताराडीह है, मनेर है, सेनुआर है, चिरांद है, चेचर है और मांझी है। तो ये सब ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण वैसा युग जिसमें तांबा का खोज हो गया था, उसको ताम्रपाषाण बोलते हैं। अब देखिए, उस समय 6ठी शताब्दी की बात है। उस समय पूरे भारत में 16 महाजनपद था। कितना था? 16 महाजनपद में पूरा देश विभक्त था। तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद अंग, वज्जी और मगध, ये 3 महाजनपद कहाँ थे? तो ये 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे। ये तीनों महाजनपद को हम पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको पढ़ाने का मेरा 2 तरीका है। पहले हम चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देंगे। चित्रात्मक ढंग मैप और डायग्राम से एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू पेश कर रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, यही चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग का उल्लेख अर्थवेद में होता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मालिनी थी। वर्तमान स्थिति में अंग कौन कौन है? भागलपुर और मुंगेर, इसको अंग बोला जाता है। देखिए, बज्जी 8 जनों का संघ था। उस कौन कौन था? बज्जी था, लिच्छवी था, जात्रिक था, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था और इच्छवाकु था। तो इतना बज्जी में था। और मगध में देखिए, मगध का उल्लेख पहली बार अर्थवेद में मिलता है। इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। वही बृहद्रथ जिसका जरासंध पुत्र था और द्वंद्व युद्ध में भीम ने जरासंध को छल से मारा था। उसके बाद है प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी मगध की? तो राजगीर थी। उसके बाद इसका परिवर्तित राजधानी कहाँ बनी? तो पाटलिपुत्र। और कौन बनाया वो हम आगे डिटेल में देखेंगे।
अब देखिए कुछ परीक्षा के दृष्टि से कुछ उपयोगी क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है। क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन एस्लुअरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ी प्राप्त हुआ है तो पैसारा मुंगेर से प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक पाषाणकालीन की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है तो जेठियन से प्राप्त हुआ है। चलते हैं, अब देखते हैं बिहार के वंश, बिहार में कौन कौन सा वंश आया उसको एक बार अच्छा तरह से देख लेते हैं। तो चलते हैं, हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। बिहार में सबसे पहला वंश कौन था तो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था तो बिंबिसार था। समझ गए, देखिए बिंबिसार था और बिंबिसार ने मगध को वैवाहिक संबंध करके यानी दूसरे राज्य से विवाह करके मगध की सीमा को बढ़ाता है। समझिए, वो किससे किससे किया था वो बताते हैं। कौशल की राजकुमारी महाकोशला से किया था जो प्रसेनजीत की बहन थी, इसी में इसको काशी मिला था। वैशाली की राजकुमारी छेलना से की थी, छेलना से किए थे जो चेटक नरेश की पुत्री थी। उसके बाद मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से की थी जो पंजाब के रहने वाले थे। तो देखिए इस जो कि जितना भी वैवाहिक संबंध करके मगध की सीमा को विस्तार किया। उसके बाद हर्यक वंश में ही बिंबिसार का एक पुत्र था जीवक, वो एक राजवैद्य था। समझिए, उसका उपाधि था श्रीनेय। सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग बिंबिसार करता है। अंग नरेश बृहद्रथ पर पहली बार विजय प्राप्त करता है। अब हर्यक वंश के दूसरा राजा आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु चंपा का प्रांतपाल था। इसका विवाह प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से होता है। इसका अन्य नाम कुन्निक था, ये भी पूछता है कुन्निक किसका था नाम तो अजातशत्रु का था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगति इसके काल में हुआ था। वैशाली पर विजय प्राप्त किया था और वैशाली पर विजय प्राप्त करने में इसको 16 वर्ष लगा था। और उसी दरमियान ये 2-3 गो अस्त्र का प्रयोग करता है, वो हम आपको सामने बताते हैं। पहला था महाशिलाकंटक, रथ मूसल, ये 2 अस्त्र का प्रयोग किया था। उसके बाद अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ यानी उसका प्रधानमंत्री कौन था तो वर्षकार था और सुनिधि था। उसके बाद मखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु इसके ही काल में हुआ था। अब देखते हैं इसके साथ और एक राजा था हर्यक वंश में, उसका नाम था उदयन। तो उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। पहली बार पाटलिपुत्र के गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा सोन और गंडक के संगम पर ये पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। समझिए, इससे पहले राजगीर राजधानी होता था और यही पाटलिपुत्र राजधानी को ट्रांसफ़र करता है। समझिए, इसका उत्तराधिकार अनिरुद्ध मुंडक नागदशक था। समझिए, अब अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन शिशुनाग करता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली हो जाता है। ये भी पूछता है कि वैशाली किस वंश ने राजधानी स्थानांतरित किया था तो शिशुनाग वंश ने किया था और शिशुनाग वंश के शिशुनाग शासक था वो किया था। उसके बाद है अवंती वत्स व कौशल को मगध में किसने मिलाया था तो शिशुनाग ने मिलाया था। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है। समझिए, इसका अन्य नाम काकवर्ण होता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति इसके ही काल में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति बता चुके हैं किसके काल में अजातशत्रु के काल में, कहाँ राजगीर हुआ था, और दूसरा वैशाली में हुआ था काकवर्ण के समय यानी कालाशोक के समय। और इसका अंतिम शासक कौन था तो नंदीवर्धन था। तो ये हम आपको मैप के थ्रू बताएं और डायग्राम के थ्रू बताएं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। हम लोग महाजनपद से स्टार्ट करेंगे। बताए थे भारत में कितने महाजनपद था तो 16 महाजनपद था। उसमें 3 महाजनपद कहाँ था तो ये बिहार में था। वो तीनों देखे थे हम लोग मैप के थ्रू। अब यहाँ देखते हैं विस्तार से। बज्जी या लिच्छवी, इसको वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है वहाँ था।
और मगध में कौन कौन था? पटना, गया और नालंदा, और अंग में भागलपुर और मुंगेर था। अब ये देखिए, ये 16 महाजनपद का हमको विवरण कहाँ से मिलता है? तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। ये दोनों से हमको इसको जानकारी मिलता है कि 16 महाजनपद था, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में था। अब चलते हैं बज्जी संघ, यह महाजनपद, इसमें बताएं कुल 8 संघ था। बज्जी, लिच्छवी, जात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। समझ गए, ये 8 संघों का जनपद था। उसके बाद है लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था? तो राजा विशाल ने किया था। वैशाली के अतिरिक्त मिथिला, विदेह, बकुंडग्राम के जात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। उसके बाद है बज्जी संघ या लिच्छवी विश्व का प्रथम गणराज्य की संज्ञा दी जाती है। तो पहली बार लोकतंत्र की स्थापना बिहार में होता है, और कहाँ से? वैशाली से। वैशाली के कौन संघ? लिच्छवी संघ से। अब देखते हैं मगध। देखिए, मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद में सर्वशक्तिशाली था। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ वो सारे संसाधन उपलब्ध थे जो एक महाजनपद को शक्तिशाली बनाने के लिए होते हैं, वो सारे यहाँ पे उपलब्ध थे। देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा था। मगध का विस्तार पटना और गया क्षेत्र में था। मगध अंग महाजनपद का वर्णन सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है, यानी मगध और अंग का वर्णन आपको अर्थवेद में मिलेगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं अंग महाजनपद के बारे में थोड़ा सा। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहद्रथ था को हराकर मगध के शासक बिंबिसार ने मगध को अंग में मिलाया। हम लोग पीछे चित्र के मैप के थ्रू भी देखे हैं। जो मैप वाला डायग्राम है वो अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिएगा, काहे कि वो मैप से ज़्यादा याद रहता है और आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। उसके बाद मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश को देखते हैं। तो ऊपर हम देखें, मगध की स्थापना किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। उसका पुत्र कौन था? तो जरासंध था, जिसको द्वंद्व युद्ध में पराजित किया भीम छल से। मगध की राजधानी राजगीर था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा था, और ये बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय था। उसके बाद हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करता है, समझिए। और बिंबिसार ने ही पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया और इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध को विस्तार किया। वो 3 वैवाहिक संबंध करता है। वो 3 वैवाहिक संबंध हम लोग मैप से देख लिए थे। चलते हैं। उसके बाद इसका एक पुत्र था जीवक, हम बताएं, जो राजवैद्य था, और इसका पुत्र अजातशत्रु ने इसको हत्या करके खुद मगध का राजा बनता है। उसके बाद इसका अजातशत्रु का एक उपनाम था कुनिक। आगे चलते हैं। बाद में अजातशत्रु का विवाह वजीरा से हुआ। ये सब हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें, इसमें इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु के समय क्या होता है? तो राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति होता है। कब? 483 ईसा पूर्व। ये पूछता है क्वेश्चन, समझिए। उसके बाद उदयन या उदाइन, ये था जो राजगीर से राजधानी कहाँ लाता है? पाटलिपुत्र, गंगा, सोन और गंडक के तट पर। उदयन के 3 पुत्र था, ये हम लोग देख लिए हैं। नागदशक इसका अंतिम पुत्र होता है। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। शिशुनाग ने वैशाली राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर देता है, समझिए। देखिए, कौशाम्बी और वत्स को मगध में कौन मिलाता है? तो शिशुनाग मिलाता है। उसके बाद है शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध का शासक बनता है, जिसको काकवर्ण कहते हैं, और ये पुनः राजधानी को कहाँ ले आता है? पाटलिपुत्र ले आता है। तो किस तरह से राजधानी परिवर्तन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले राजगीर से कौन लाता है? पटना, उदयन, और फिर पटना से वैशाली कौन ले जाता है? शिशुनाग, और फिर वैशाली से पटना कौन लाता है? तो काकवर्ण लाता है, यानी कालाशोक लाता है, समझिए। अब देखिए, कालाशोक के समय
एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था, समझ गए। और कालाशोक के 10 पुत्रों ने आगे शासन चलाता है और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्धन होता है। तो आज हमने बिहार के इतिहास को जाना, समझिए। बिहार के इतिहास में नवपाषाण, ताम्रपाषाण और पुरापाषाण काल में कौन कौन सा जगह संबंधित था वो जाना। हमने मगध का उत्कर्ष जाना। मगध का उत्कर्ष के साथ साथ हमने 3 महाजनपद जो बिहार में है उसको पढ़ा, और उस तीनों महाजनपद के बाद हमने मगध के संस्थापक देखे जो बृहद्रथ था। उसके बाद हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। हमने 3 डायनेस्टी को आज पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता देते हैं, नंद वंश और मौर्य वंश को पढ़ेंगे। ये दोनों वंश बहुत अधिक दिन पर मगध पर शासन करता है, और उस समय मगध महाजनपद पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली बनता है। इसी महाजनपद में मौर्य वंश में ही सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।